और आज दहेज को लेकर बहुत सारे सख्त कानून भी बन चुके हैं। लेकिन अगर आज से लगभग 50-60 वर्ष पहले जाया जाए तो उस समय पर इस तरह के कोई कानून नहीं थे। सिर्फ कानून ही नहीं, जो सामाजिक नियम थे वो भी महिलाओं के खिलाफ थे। लड़कियों को ये शिक्षा दी जाती थी कि अगर आपकी शादी हो रही है, अगर आप वहाँ सुखी रहेंगी या दुखी रहेंगी, आप उसी घर में रहेंगी। कुल मिला के ना सामाजिक, ना कानूनी और आर्थिक भी नहीं। क्योंकि आज से लगभग 70 साल 60 साल पहले की अगर बात की जाए तो उस वक्त महिलाएं आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं थी। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ राधा जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। राधा जी का जन्म एक अच्छे उच्च वर्गीय परिवार में हुआ है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उनके पिता को जानवरों से बहुत प्रेम है और इसीलिए वो हमेशा अपने घर में कभी 2, कभी 3, कभी 4 कुत्ते पालते हैं। राधा ने भी, क्योंकि बचपन से घर में इस तरह का माहौल रहा है, तो उसे भी अपने पिता को देखते हुए जानवरों से प्रेम है। वो सभी जानवरों का बहुत ख्याल रखती है। यहाँ तक कि जब राधा की शादी हुई तब भी, क्योंकि उसके घर में बहुत सारे डॉगी थे उस वक्त, तो उस वक्त भी वो अपने घर से 2 डॉगी अपने ससुराल में भी लेकर आई। यानी उसका प्यार इतना गहरा था कि वो अपने घर के जीवों को भी अपने साथ लेकर अपने ससुराल गई। और किस्मत से राधा के पति को भी जानवरों से लगाव है, तो वो बहुत खुशी से उन जानवरों के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ वर्ष पहले उनके हस्बैंड एक कुत्ते को घर लेकर आए। वो छोटा सा, इतना प्यारा सा डॉगी था कि उसको देखकर सबको उस पर प्रेम आता था। लेकिन राधा यहाँ पर कुछ अलग तरह से बिहेव कर रही थी। वो कहती है कि जब से वो डॉगी घर में आया, मुझे उसके प्रति प्रेम महसूस नहीं हुआ। हैरानी की बात तो ये है कि राधा जो घर के सभी जानवरों की सेवा करती थी, हैरतअंगेज रूप से उसे ये मन करता था कि मैं सब जितने घर में कुत्ते हैं उन सबको तो खाना दूं, लेकिन इसे एक दिन खाना इसका मिस कर दूं, ये भूखा रह जाए। लेकिन जब भूखा रहने पर वो शोर मचाता था और भौ भौ करता था, क्यों क्यों करता था, तो घर के सब लोग डिस्टर्ब होते थे और फिर राधा उसको खाना देती थी। जैसे एक जानवर को प्रेम किया जाता है, कभी सैर पे ले जाते हैं, कभी एक खुशी जुड़ी हुई होती है जानवर के साथ, उसके मामले में, राधा के मामले में उस जीव के साथ नहीं था। राधा के हस्बैंड भी इस बात को लेकर एक ऐतराज सा, नाराजगी सी शो करते थे कि सबसे तो इतना प्रेम करते हो, सब जानवरों की तो इतनी देखभाल करती हो, एक इसी से ही तुम्हें क्या दुश्मनी है, तुम इसकी देखभाल क्यों नहीं करती, इसको कभी अपने गोद में क्यों नहीं बिठाती। खैर, ऐसा था जैसे वो राधा का सौतेला बच्चा हो, वो भी ऐसा सौतेला बच्चा जिससे राधा को सख्त नफरत है। राधा के पीएलआर में जो चीज सामने आई वो इस तरह थी। मैं एक 15-16 वर्षीय लड़की हूँ। मैंने लाल रंग की चमकीली साड़ी पहनी है। मेरे बाल बहुत लंबे हैं। उनका बहुत सुंदर एक बड़ा सा जूड़ा बनाया है और बालों में गजरा लगाया हुआ है। मैं बहुत सारी औरतों के बीच में घिरी हुई हूँ। मेरी मुंह दिखाई की रस्म हो रही है। मैं बस कुछ ही दिन पहले शादी करके इस घर में आई हूँ। गांव की औरतें मुझसे मिलने मेरी मुंह दिखाई में घर आ रही हैं। मैं गोरे रंग की एक सुंदर लड़की हूँ और गांव की हर औरत मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रही है।
लेकिन मेरे पति और मेरी सास जो कि वहीं मौजूद हैं, उन्हें ये तारीफ अच्छी नहीं लग रही। जिस घर में मेरी शादी हुई है वो बहुत साधारण है। एक टूटी सी चारपाई, चंद बर्तन, लकड़ी की एक अलमारी, जमीन पे लगा हुआ बिस्तर, बस इस घर में यही 2-4 चीजें हैं। लेकिन ये घर बहुत बड़ा है। मिट्टी का फर्श है और कमरों में ईंट का फर्श है जिस पर मैं बैठी हूँ। ये घर नहीं है, ये जैसे बहुत बड़ा कोई घेर है जहां पर कुछ कमरे डाल दिए गए हैं। उन्हें कमरा कहना भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। सिर्फ ईंट की दीवारें खड़ी की गई हैं, न खिड़की न रोशनदान। मेरे पति मेरी सास की इकलौती संतान है, इसलिए मेरी सास को बहुत उम्मीदें थी कि विवाह के बाद मैं बहुत कुछ लेकर आऊंगी और इन खाली कमरों को भर दूंगी। लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं खाली हाथ ही अपने मायके से विदा हुई। सिवाय चंद जोड़ी कपड़ों के मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरी सास को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया। उनका हीरे जैसा बेटा कौड़ी के भाव बिक गया। अगले दृश्य में राधा देखती है, मेरी सास मेरे पति को मुझसे दूर रखने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि हम दोनों में प्रेम ना बढ़े। जब तक मैं अपने मायके से कुछ लेकर नहीं आती। लेकिन ये संभव नहीं है। मैं अपने मायके से कुछ भी मांगने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मेरे मायके के हालात भी अच्छे नहीं हैं। अगले दृश्य में वो देखती हैं, उनकी सासू माँ और उनके पति उन्हें उनके मायके छोड़ने जा रहे हैं। मुझसे यही कहा गया है। बैलगाड़ी को मेरे पति चला रहे हैं। मैं और मेरी सासू माँ बैलगाड़ी में बैठे हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं है। मैं नहीं जानती कहाँ जा रहे हैं। मैं रास्ता भी नहीं पहचानती। बस मुझसे कहा गया है कि वो मुझे अपने मायके छोड़ने जा रहे हैं। मायके जाने के नाम से मैं खुश भी हूं और उदास भी। खुशी है कि अपने माता पिता से मिलने जा रही हूं और दुख है कि क्योंकि मेरी सास और मेरे पति भी मेरे साथ हैं तो जरूर वहां कुछ ना कुछ बात होगी। अचानक एक झटके से मेरी आंख खुली। बैलगाड़ी जैसे किसी सुनसान से इलाके में रुकी। रात का वक्त है, बिल्कुल सुनसान इलाका है। दूर तक एक भी व्यक्ति आता जाता दिखाई नहीं दे रहा। शायद आराम करने के लिए रुके हैं। लेकिन इतने सुनसान इलाके में
हमें तो किसी धर्मशाला में, किसी सराय में रुकना चाहिए था। मेरी सासू माँ मुझे नीचे उतरने को कहती हैं। मैं नहीं समझ पा रही क्यों, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये आदेश की तरह है, इसलिए मैं बैलगाड़ी से नीचे उतरती हूँ। मुझे हैरानी है और कुछ शंका भी। समझ नहीं आ रहा, मेरी सास और मेरे पति, वो दोनों मुझे जंगल में अंदर की तरफ लेते हुए जा रहे हैं। मैं घबरा रही हूँ और चिल्ला रही हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सही रास्ता नहीं है। लेकिन मेरी आवाज को अनसुना करते हुए जैसे वो मुझे घसीट रहे हैं। और अगले दृश्य में राधा जी अपने आप को अपनी बॉडी से बाहर एक पेड़ पर एक फंदे में झूलते हुए देखती हैं। राधा जी की फांसी देकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन उस हत्या को आत्महत्या की तरह प्रदर्शित किया गया और ये कार्य उनकी सास और उनके पति के द्वारा किया गया, क्योंकि वो दोनों राधा से छुटकारा चाहते थे और दूसरा विवाह करना चाहते थे जहां से उन्हें अच्छा दहेज मिले। राधा जी ने अपनी पूर्व जन्म की सासू माँ को, जिन्होंने उसे फांसी के फंदे में झुलाया, उनकी मृत्यु का कारण बनी, उसे अपने घर के डॉगी के रूप में पहचाना। वही डॉगी जिससे वो हमेशा नफरत करती रही, कभी अपनी गोद में भी नहीं बिठाया। जब किसी मनुष्य की चेतना का स्तर इतना नीचे गिर जाता है कि वो मनुष्य कहलाने लायक ही ना रहे, तो जो उसकी ऊर्जा का स्तर है और जो उसके कर्म है, उसके मुताबिक उसे शरीर प्रदान किया जाता है। अगर हम डॉक्टर न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से कहें तो उनके मुताबिक किसी व्यक्ति की ऊर्जा का, जो उसके कर्म का जो स्तर है, जो उसकी ऊर्जा का स्तर है, अगर वो इस लायक नहीं है कि वो मनुष्य बने, तो उसकी ऊर्जा जिस स्तर की है उसके मुताबिक उसका पुनर्निर्माण किया जाता है और फिर चाहे तो उसी प्लेनेट पर, या यदि वो किसी और प्लेनेट पर जाने योग्य है तो उस प्लेनेट पर उसे भेज दिया जाता है। और ये चीज दोनों ही स्थितियों में होती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे कर्म कर रहा है तो संभव है कि वो भी यदि धरती के वातावरण में जन्म लेने योग्य नहीं है, बहुत उच्च स्तरीय है, तो वो भी फिर धरती पर दोबारा रीबर्थ नहीं लेगी। उसकी ऊर्जा में परिवर्तन करके उसे भी उसके मुताबिक प्लेनेट पर भेज दिया जाएगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। और आज दहेज को लेकर बहुत